जय हिंद साथियों, चलिए हम आज बिहार बजट 2024-25 को देखते हैं। यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न बनते हैं, इसलिए आपका ये इम्पोर्टेंट है कि बिहार बजट आपका 2024-25 को देखना चाहिए आपको। इससे पहले आपको हम बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 को करवा चुके हैं, तो इस क्लास को आप यदि नहीं देखे हैं तो इसका आपको हम वीडियो का लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहाँ से आप देख लीजिएगा। तो बिहार आर्थिक सर्वेक्षण और बिहार बजट दोनों आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, इसीलिए आपको दोनों को जरूर देखिएगा। तो चलिए हम आज बिहार बजट का क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपका पहले हम देखेंगे इसमें आपका महत्वपूर्ण पॉइंट जहां से आपके एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। देखिए, आपका वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने 13 फरवरी को विधानसभा में बजट 2024-25 को पेश किया, जो अब तक का सबसे बड़ा बजट है। यहाँ से आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि ये जो आपका बिहार का बजट है वो अभी तक के बिहार के इतिहास में सबसे बड़ा बजट है, इसे आप ध्यान रखना है। और सम्राट चौधरी बिहार के उप मुख्यमंत्री है, साथ में वित्त मंत्री भी है, इसे भी ध्यान रखना। फिर आपका है अगला पॉइंट है कि बजट का आकार, तो बजट का आकार भी ध्यान रखिए, यहाँ से अभी आपके एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। बजट का आकार है 2,78,725.72 करोड़, ठीक है, ध्यान रखना है। 2,78,725.72 करोड़ इतना है, ये आपका बजट का आकार है, इससे आप ध्यान रखिएगा। बजट का आकार मतलब बजट है इतना का, ठीक है, 2,78,725 करोड़, ठीक है, इससे आप ध्यान रखिएगा। आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न आते हैं, ठीक है। फिर आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि वित्त वर्ष 2022-23 में बिहार का आर्थिक विकास दर 10.64% है। इस डाटा को आप याद रखिएगा, यहाँ से आपके प्रश्न बनते हैं, तो ध्यान रखिएगा। इस बार आपका बिहार का जो आर्थिक विकास दर है यानी जीएसडीपी में जो वृद्धि दर है वो आपका है 10.64%, ठीक है, 10.64% है। और ये आधार वर्ष पर है, यानी ये आपका रियल जो जीएसडीपी होता है उसमें इतना वृद्धि हुआ है 10.64%, तो इसे आप ध्यान रखिएगा, ये आपका इम्पोर्टेंट है। और ये जो है ये सभी राज्यों में सबसे अधिक है, यानी देखा जाए तो जो बिहार का आर्थिक विकास दर है 10.64, ये सभी राज्यों में, देश के सभी राज्यों में सबसे अधिक है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये आपका जीएसडीपी में वृद्धि दर है, ठीक है, 10.64, जो सभी राज्यों में सबसे अधिक है। और आपका सेकेंड स्थान पर आता है आपका असम का, ठीक है, असम का, यानी इससे सेकेंड स्थान पर आपका असम का विकास दर है, इसे आप ध्यान रखिएगा। फिर आपका है, देखिए, जो व्यय होता है कुल व्यय का इसमें है 2,78,725.72 करोड़, इतना कुल व्यय है, ठीक है। इसलिए देखिए, व्यय जो आपका होता है खर्च, ये आपका दो तरह का होता है। एक होता है आपका योजनागत व्यय, ठीक है, जो योजनागत यानी योजना पर खर्च करते हैं। फिर आपका होता है गैर योजनागत व्यय, ठीक है, आप ध्यान रखिएगा, योजनागत व्यय और गैर योजनागत व्यय। अब इसको चाहे तो आप याद रख सकते हैं कि योजनागत व्यय कितना होगा, तो ये आपका है, देख लीजिए यहाँ पर, यानी 1,19 करोड़ रुपये, ठीक है। फिर आपका है गैर योजनागत व्यय, इसे भी आप याद करना चाहते हैं तो याद कर लीजिए, लेकिन आपको याद रहेंगे नहीं, ठीक है, हमको पता है, आपको मेन इसको याद रखना है, ठीक है, कुल व्यय याद रखिए। हाँ, आपको हो सकता है तो ये आपको याद रख सकते हैं, ठीक है। फिर आपका है कि देखिए, व्यय जो होता है ये भी आपका दो तरह का होता है। फिर एक होता है आपका क्या, राजस्व व्यय, और एक होता है आपका पूंजीगत व्यय, ठीक है, एक होता है आपका राजस्व व्यय और दूसरा आपका होता है पूंजीगत व्यय। हाँ, इससे आपको ध्यान रखना जरूरी है कि कुल कितने राजस्व व्यय हो, ठीक है, और कुल कितने पूंजीगत व्यय है, ठीक है। तो इस डाटा को आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बनते हैं, ठीक है। तो 2,75,676.99 करोड़ रुपये ये आपका है कुल राजस्व व्यय है, और पूंजीगत व्यय है आपका 53,048 करोड़, लगभग 53,048 करोड़। तो इस डाटा को आप याद रखिएगा, यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। और ये जो आपका डाटा है ये पूरे सही डाटा आपका है, जो आपका बिहार बजट है उसके ऑफिशियल साइट से हम ये डाटा को, यानी यहाँ पर आपका जो कंटेंट है उसको बनाए हैं। तो जो डाटा है वो आपका पूरे सही है, उसको आप याद रखिए, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है कि ये डाटा सही है या नहीं है। जो यानी बिहार सरकार का ऑफिशियल साइट होता है वहाँ से हम डाटा लिए हैं, तो ये आपका बिल्कुल सही डाटा है, ठीक है, कोई आपको टेंशन नहीं लेना है। फिर आपका देखिए इम्पोर्टेंट ये आपका है कि जो खर्च है, कुल व्यय है, वो किस पर कितना किया जाएगा, ठीक है,
किस मदे पर कितना खर्च किए जाएंगे, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है, इससे आप याद रखिएगा। देखिए सबसे अधिक आपका खर्च किया जाएगा, ध्यान रखिएगा, ये आपका सामाजिक सेवाओं पे खर्च किया जाएगा। कितना खर्च किया जाएगा, तो 38.89% खर्च किया जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लगभग कह सकते हैं 39% भी इसको हम बोल सकते हैं। ठीक है ना, करेक्ट आपको याद रखना है तो इसे याद रखिए 38.89% ये सबसे अधिक आपका सामाजिक सेवाओं पर खर्च किए जाएंगे। उसके बाद आपका देखिए ये फर्स्ट में है। उसके बाद आपका सामान्य सेवाओं पर 29.95% खर्च किए जाएंगे। उसके बाद आपका थर्ड पर आता है आर्थिक सेवाएं पर आपका यानी 22.68 करोड़ खर्च किए जाएंगे। और सबसे आपका चौथे स्थान आपका आता है लोक ऋण पर 8.03% खर्च किए जाएंगे। तो इसको आप क्रम में ध्यान रखिएगा, ये आपका प्रथम है, ये सेकेंड पर, और ये थर्ड पर, और ये फोर्थ पर। ठीक है, इस क्रम को ध्यान रखिएगा। सबसे अधिक खर्च सामाजिक सेवाओं पर, उससे कम सेकेंड स्थान पर सामान्य सेवाओं पर, और उससे कम आर्थिक सेवाओं पर, और फोर्थ स्थान आपका आता है लोक ऋण। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में आपका पूछ दिया जाएगा कि किस पर कितने खर्च किए जाएंगे, यानी सबसे अधिक किस पर खर्च किए जाएंगे, तो आपको यह याद रहना चाहिए। आप परसेंटेज भी आप याद रखिएगा तो ये आपका और अच्छे हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि आपके एग्जाम जब परसेंटेज में आएंगे तो हो सकता है आपको यहाँ पर यानी क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, तो परसेंटेज में भी ध्यान रखिए, और ये इसको क्रम ध्यान रखिए, सबसे अधिक सामाजिक सेवा, फिर सामान्य सेवाएं, फिर आर्थिक सेवाएं, और फिर लोक ऋण। ठीक है, फिर आपका आता है कि ये तो आपको क्या कि किस पर कितना खर्च किया, अब विभाग के अनुसार भी याद रखिए। ठीक है, कि किस विभाग पर कितना खर्च किए जाएंगे। ठीक है, किस विभाग पर कितने खर्च किए जाएंगे ये आपको याद रखना जरूरी है, यहाँ से प्रश्न आपके बनते हैं। तो देखिए इस बार आपका बजट 2024-25 में जो मिलने वाली राशि है उसमें आपका सबसे अधिक खर्च यानी सबसे अधिक यहाँ मिस्टेक कर दिया है, टाइपिंग मिस्टेक कर दिया है, यहाँ पर आपका होगा शिक्षा विभाग होगा। ठीक है, आपको हम इसका सही करवा देंगे। ठीक है, इसको हम आपको सही करवा देंगे, जो पीडीएफ देंगे उसमें थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। ठीक है, टाइपिस्ट गलती कर दिया है, तो ध्यान रखिए फर्स्ट आपका क्या है शिक्षा विभाग, सबसे अधिक आपका शिक्षा विभाग पर खर्च किए जाएंगे। कितना किए जाएंगे, तो 52,639 करोड़ रुपये, 52,639 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। परसेंटेज में देखा जाए तो ये आपका हो जाएगा 18.89%। ठीक है, तो ये परसेंटेज में भी ध्यान रखिए, और ये करोड़ में ध्यान रखिए, 52,639 करोड़ शिक्षा पे खर्च किए जाएंगे, और ये सबसे अधिक है। ठीक है, सेकेंड पर आपका आता है स्वास्थ्य विभाग। सेकेंड में सबसे अधिक खर्च किस पर करेंगे, तो स्वास्थ्य विभाग पर। ये आपका है 14,932 करोड़ रुपये, और ये आपका है कितना परसेंटेज में, तो 5.36% है, यानी बिहार के जीएसडीपी का इतना परसेंट है। ठीक है, यहाँ मिस्टेक कर दिया, यहाँ लिख लीजिएगा आप शिक्षा। आपको ऐसे जो फाइनल पीडीएफ आपको देंगे उसमें आपको यहाँ पर करेक्शन इसको करवा देंगे, टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। ठीक है, तो फर्स्ट आपका शिक्षा है, सेकेंड आपका है स्वास्थ्य विभाग, तो सेकेंड में सबसे अधिक खर्च स्वास्थ्य विभाग किया जाएगा। फिर आपका थर्ड पर है ग्रामीण विकास विभाग। ठीक है, थर्ड सबसे अधिक, तीसरा सबसे अधिक खर्च किस विभाग में करेंगे, तो ग्रामीण विकास विभाग में करेंगे। परसेंटेज में ध्यान रखिए 5.3%। फिर आपका है फोर्थ पर ऊर्जा विभाग। ठीक है, ये आपका इस पर खर्च कितना करेंगे, 4.10%। ठीक है, चौथा स्थान पर आपका आता है, पाँचवा पर आता है नगर विकास और आवास विभाग, उस पर 4.05% खर्च किए जाएंगे। तो इस क्रम को ध्यान रखिए। ठीक है, इस क्रम को ध्यान रखिए, आपके एग्जाम में हो सकता है बढ़ते या घटते क्रम में दे दिया जाएगा, तो इसलिए आपका ये इम्पोर्टेंट है कि क्रम में आप ध्यान रखिए। ठीक है, क्रम में ध्यान रखेंगे। फर्स्ट में आपका हो जाएगा ये शिक्षा हो जाएगा। ठीक है, सबसे अधिक आपका शिक्षा विभाग हो जाएंगे। सेकेंड पर आपका आता है स्वास्थ्य विभाग, सेकेंड पर। थर्ड पर आपका है ग्रामीण विकास विभाग, चौथा पर आपका है ऊर्जा विभाग, पांचवा पर आपका है नगर विकास और आवास विभाग। ठीक है, तो इस क्रम को ध्यान रखिए, और सबसे पहले आपका इसको ध्यान रखिए कि शिक्षा पर कितने खर्च किए जाएंगे, तो 52,639 करोड़ रुपये शिक्षा पर खर्च किए जाएंगे, जो आपका कुल जीएसडीपी का यानी 18.89% है। ठीक है, इसको आप जरूर याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। चलिए, आपका है फिर कृषि विभाग का कितना खर्च कर रहे हैं, इसे भी देख लीजिए। तो कृषि विभाग पर 3600 करोड़ रुपये खर्च कर रहे हैं। ठीक है, यानी किया जाएगा कितना, 3600 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे, और ये आपका है
1.29% है, यानी कुल जीएसडीपी का 1.29% है। तो इसे भी ध्यान रखिएगा कि कृषि विभाग पर आपका 3600 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। फिर आपका है खेल विभाग। आपको पता होगा कि इस बार पहली बार बिहार में खेल विभाग अलग से बनाया गया है, इसीलिए आपका ये और इम्पोर्टेंट है कि खेल विभाग पर कितना खर्च किए जाएंगे, ये भी ध्यान रखिए। तो खेल विभाग पर 183 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, यानी ये आपका जीएसडीपी का 0.07% होता है। ठीक है, तो ये याद रखिए, ये आपका इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस बार पहली बार खेल विभाग बिहार में अलग से बना है। ठीक है, तो ये आपका होगा खर्च का। अब देखते हैं प्राप्तियाँ, कि प्राप्तियाँ कहाँ से आएंगे। ठीक है, यानी जो पैसा है वो कहाँ से आएंगे, ये तो हम देख लिए कहाँ कहाँ खर्च होगा। ठीक है, ये देख लिए हम कि कहाँ कहाँ खर्च होगा, ये सारा विभाग देख लिए हैं। अब हम देखते हैं कि प्राप्तियाँ यानी कहाँ से पैसे आएंगे, कहाँ से। ठीक है, तो कुल प्राप्तियाँ का कितना अनुमान है, तो ये आपका है 2,78,925 यानी 0.7 करोड़। ठीक है, इसको भी ध्यान रखिए, इतना प्राप्ति का लक्ष्य रखें हैं। ठीक है, इतना प्राप्ति का लक्ष्य रखें हैं। उसमें भी आपका देखिए, इसमें भी होता है आपका कि देखिए राजस्व प्राप्तियाँ कितना है, तो राजस्व प्राप्तियाँ देख लीजिए कितना है। इससे भी आप हो सके तो आप इस डाटा को याद रखिए, ये जरूरी नहीं है। ठीक है, ऐसे आपका एग्जाम में नहीं आता है, आएगा भी तो इसको कितना डाटा लोगों को याद रहेगा। ठीक है, हाँ, लेकिन इसको आप ध्यान रखिएगा कि जो कुल प्राप्तियाँ हैं उसमें से राजस्व प्राप्तियाँ तो ये है, और कुल प्राप्तियों में केंद्र सरकार से कितना राजस्व प्राप्त होता है, इसको आप ध्यान रखिए। ठीक है, केंद्र सरकार से बिहार सरकार को कितने राजस्व प्राप्त होंगे, इससे आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो जो प्राप्तियां होते हैं वो आपका राजस्व प्राप्तियां हैं, केंद्र सरकार से प्राप्त राजस्व है और राज्य के अपने राजस्व है। ठीक है, तो हम कहेंगे आपको इस डाटा को आप ध्यान रखिए, बाकी को आप छोड़ भी सकते हैं, लेकिन इस डाटा को याद रखिए कि केंद्र सरकार को बिहार सरकार को केंद्र से कितने राजस्व प्राप्त होंगे, यानी कितने पैसे मिलेंगे, सिंपल भाषा में कहेंगे तो इससे आप एक बार याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ से आपका प्रश्न आ सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो ये हम देख लिए राजस्व प्राप्तियाँ, ये आपका है पूंजीगत प्राप्तियाँ, इसे भी एक बार देख लीजिए। ठीक है, याद रहे तो ठीक है, नहीं रहते कोई बात नहीं। फिर आपका है देखिए, जो आपका इंपॉर्टेंट है आपको बता देंगे। ठीक है, ऐसे याद करने के लिए सब कर सकते हैं, लेकिन होगा नहीं, हमको पता है। तो जो इंपॉर्टेंट है, जहाँ से एग्जाम क्वेश्चन प्रश्न बनते हैं, इसीलिए इसी को आप याद रखिए जहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न बनता है। ठीक है, सब याद करना जरूरी नहीं है। फिर अब देखेंगे हम, देखिए आपका फिर यहाँ से इम्पोर्टेंट है कि इनकम कहाँ से आएगा, जो प्राप्तियाँ हैं वो कहाँ से आएंगे। ठीक है, किसका कितना अंश रहेगा, इससे ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। जैसे आपको हम यहाँ पर बताए थे कि किस विभाग पर कितना खर्च किए जाएंगे, तो ये आपका इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा कि किस विभाग पर कितने खर्च किए जाएंगे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बनता है, कभी कभी क्रम में सजाने के लिए बोल देता है। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा। इसी तरह से आपका ये भी इम्पोर्टेंट है कि जो बिहार सरकार का पैसा मिल रहा है वो कहाँ से इसको इनकम आएगा। ठीक है, स्रोत क्या है, तो सबसे पहला स्रोत आपका है और सबसे बड़ा स्रोत है कि केंद्र के करों में राज्य का अंश। ठीक है, जो टैक्स मिलते हैं, जैसे जीएसटी है, तो जीएसटी जो है उसमें राज्य सरकार का अंश होगा, तो केंद्र के करों में राज्य का अंश कितना है, तो सबसे अधिक है, सबसे अधिक बिहार सरकार को पैसा यहीं से मिलते हैं। केंद्र के करों में राज्य का अंश जो होता है वहीं से आपका मिलता है। कितना है, तो 1,13,011 करोड़, 1,13,011 करोड़। इस डाटा को आप याद रखिए, ये आपके एग्जाम में आते हैं। और ये कितना परसेंट है, तो कितना है, 40.52% है, यानी जितने इनकम होगा टोटल उसका कितना है, 40.52% है। तो आप ध्यान रखिएगा, यहाँ से आपका इम्पोर्टेंट प्रश्न है बनता है। ठीक है, कि केंद्र के करों से राज्य का कितना अंश मिलेंगे, तो 1,13,011 करोड़ रुपए मिलेंगे। ठीक है, और ये जो राज्य का इनकम है, राज्य सरकार का इनकम है, उसमें सबसे बड़ा योगदान इसी का है। ठीक है, तो फर्स्ट आपका ये हो गया। सेकेंड पे आपका होता है, सेकेंड पे आपका आता है कि राज्य सरकार के कर राजस्व, यानी राज्य सरकार का जो खुद कर है वहाँ से आपका राज्य सरकार, बिहार सरकार को सबसे अधिक पैसा मिलता है। तो सेकेंड स्थान पर है खुद के कर से। ठीक है, परसेंटेज में ध्यान रख सकते हैं इसको। फिर आपका तीसरा स्थान पर आता है आपका केंद्रीय सरकार से सहायता अनुदान। देखिए, एक होता है आपका कि इतना अंश है, ठीक, केंद्र के जो आपका केंद्र में जो यानी कर है, टैक्स है, उसमें बिहार सरकार को इतना अंश के रूप में मिलेंगे। ठीक है, दूसरा स्थान पर आपका है कि राज्य सरकार के खुद के कर राजस्व से इतना रुपया मिले आएंगे उसको, सेकेंड स्थान पर ये है। थर्ड पर आपका है केंद्र सरकार से सहायता अनुदान,
सहायता के रूप में केंद्र सरकार से पैसा जो मिलेंगे वो आपका तीसरा सबसे बड़ा इनकम का स्रोत है बिहार सरकार का, ठीक है। और ये कितना मिलेंगे, तो 52,160 करोड़, ठीक है। इसे आप ध्यान रखिएगा। इसे आप एक बार परसेंटेज में भी देख लीजिए, ठीक है, परसेंटेज में भी ज़रूरी है आपको याद रखना, ठीक है। फिर आपका चौथा है लोक ऋण के रूप में इतना मिलेंगे, इतने परसेंट। फिर आपका है राज्य का कर भिन्न राजस्व, इसका मतलब ये हुआ राज्य का जो कर से पैसा आता है उसके अलावा जो राजस्व मिलेंगे वो आपका है। फिर आपका ऋण की वसूली, जितना आपका ऋण दिए हैं, जैसे बिहार सरकार किसी को ऋण दिए होंगे उसके वसूली से फिर आपका पैसा मिलेंगे। तो ये क्रम है, क्रम में ध्यान रखिएगा। फर्स्ट में ये है, सबसे अधिक पैसा यहाँ से मिलेंगे। सेकेंड पर आपका ये आता है, थर्ड पर आपका ये है, फोर्थ पर ये है, 5 पर, जैसे आपको लिखा गया उसी क्रम में, ठीक है, याद रखिएगा। तो सबसे अधिक राज्य सरकार का पैसा कहाँ से मिलता है, तो केंद्र के करों से, केंद्र में जो कर का बंटवारा होता है राज्यों में, उसके रूप में बिहार सरकार को सबसे अधिक पैसा मिलता है। सेकेंड स्थान पर खुद के राजस्व से, कर राजस्व से पैसा मिलता है। थर्ड स्थान पर केंद्र सरकार से अनुदान के रूप में मिलता है। चौथा स्थान पर आपका है लोक ऋण के रूप में, ठीक है। इस क्रम को ध्यान रखिएगा, यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। और इस डाटा को याद रखिएगा कि केंद्र सरकार से कितने रुपये कर के अंश के रूप में मिलेंगे राज्य सरकार को, यानी बिहार सरकार को, ठीक है। फिर आपका है कि राजस्व घाटा, ठीक है। पहले हम देख लेते हैं कि राजस्व घाटा होता क्या है, ठीक है। तो राजस्व घाटा होता है कुल व्यय माइनस कुल प्राप्तियां, लेकिन उसमें उधार को छोड़कर, जितने उधार है उसको छोड़कर, कुल व्यय माइनस कुल प्राप्तियां होते हैं। और उधार को छोड़कर, यहाँ मिस्टेक हो गया, उधार लिखिएगा, ठीक है। जो सरकार उधार लिए हैं उसको इसमें इंक्लूड नहीं करते हैं, और जो आप उधार के रूप में सरकार पैसा दिए होंगे, व्यय होगा, उसको भी इसमें इंक्लूड नहीं करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, राजकोषीय घाटा होता है कुल व्यय माइनस कुल प्राप्तियां, लेकिन उधार को छोड़कर, इसमें उधार इंक्लूड नहीं किए जाएंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और ये आपका इम्पोर्टेंट यहाँ से आपका पॉइंट है कि बिहार सरकार का राजकोषीय घाटा का कितना अनुमान है। यहाँ से आपका प्रश्न एग्जाम में बने हैं, हमेशा पूछे जाते हैं, ठीक है। इसलिए आप इसको ध्यान रखिएगा कि इस बार यानी बिहार सरकार का राजकोषीय घाटा का अनुमान कितना है। कहेगा आपका क्वेश्चन कि बजट 2024, बिहार बजट 2024-25 के अनुसार बिहार के राजकोषीय घाटा का कितना अनुमान है। तो याद रखिएगा 29,095.42 करोड़। आप इतना ही ध्यान रखिए, 29,000, ठीक है, आप ध्यान रखिए 29,095 करोड़, 29,095 करोड़, इतना बिहार सरकार का राजकोषीय घाटा होने वाला है, ठीक है। जो जीएसडीपी का 2.98% है। देखिए, इस डाटा के साथ साथ आपका इस परसेंटेज को भी आपको याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में आपका परसेंटेज भी पूछे जाते हैं। एक बार आपका राजकोषीय घाटा का अनुमान पूछ लिया था, फिर आपका कभी एक बार राजकोषीय घाटा परसेंटेज में पूछ लिए जाते हैं। इसलिए आपका ये दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों डाटा इंपॉर्टेंट आपका है कि राजकोषीय घाटा का अनुमान 29,095 करोड़, जीएसडीपी कितना परसेंट होगा, तो 2.98% होगा, ठीक है। 2.98% जीएसडीपी का राजकोषीय घाटा होने का अनुमान है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है आपका, यानी जो बजट होता है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट आपका यही पॉइंट है, इसे आप ध्यान रखिएगा। फिर आगे देखते हैं। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से आपका भी प्रश्न इम्पोर्टेंट बनेगा। आपका है कि बिहार बजट 2024-25 में बिहार के जीएसडीपी का ग्रोथ रेट कितना रखने का लक्ष्य रखा है, तो 15.5%, 15.5% जीएसडीपी का ग्रोथ रेट का लक्ष्य रखा है बिहार सरकार, ठीक है। तो ये भी आपका इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। एक आपका होता है कि कितना जीएसडीपी में वृद्धि हुआ है, ये अलग होता है, और कितना लक्ष्य है ये अलग होता है। देखिए 2024-25 के जो बजट है उसमें जीएसडीपी का ग्रोथ रेट 15.5% का लक्ष्य रखा है बिहार सरकार, ठीक है। लक्ष्य रखा है कितना, 15.5%, याद रखिएगा। और आपसे पूछे कि अभी आपका 2022-23 में जीएसडीपी में कितना परसेंट वृद्धि हुआ है, जिसको हम बोलते हैं अपने भाषा में विकास वृद्धि, विकास कितना हुआ है, तो आपका बात 10.64%, ठीक है। आर्थिक विकास कितना हुआ, 10.64%। तो इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये इतना वृद्धि हुआ है बिहार के जीएसडीपी में, 10.64% वृद्धि हुआ है। और ये भी आपका क्या है, किस पर है, आधार वर्ष 2011-12 के आधार पर है, यानी स्थिर मूल्य पर है, जिसको हम बोलते हैं रियल जीएसडीपी।
तो रियल जीएसडीपी में बिहार में 10.4% वृद्धि हुआ है, जो सभी राज्यों में सबसे अधिक है, सभी राज्यों में सबसे अधिक है, ध्यान रखिएगा। और आपका अगले वित्त वर्ष में 15.5% का लक्ष्य रखा है, ये इतना ग्रोथ होनी चाहिए, इतना अनुमान लगाया है, ठीक है। तो अनुमान कितना है 15.5%, इस बार हुआ कितना है परसेंट, तो 10.6%, 10.64% वृद्धि हुआ है। तो दोनों में कन्फ्यूज नहीं होना, दोनों डाटा को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। दोनों डाटा को ध्यान रखिए, यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में बनेंगे। फिर आपका यहाँ पर है, अब ये भी देख लीजिए कि भारत का जीडीपी में कितना वृद्धि हुआ है 2022-23 में। बिहार में तो देख लिए कितना है 10.64% वृद्धि है। अब भारत में कितना हुआ है, तो भारत में 2022-23 में 7.24% हुआ है। अब देखिए भारत से भी ज़्यादा बिहार का हुआ है जीएसडीपी का ग्रोथ 10.64, सभी राज्यों में सबसे अधिक है, जहाँ तक कि भारत से भी अधिक है। भारत का कितना है, तो 7.24% भारत का ये वृद्धि दर है 2022-23 में, ठीक है। दूसरे स्थान पर आपका आता है असम, जिसका जीएसडीपी में वृद्धि कितना है 10.4% है, इससे भी ध्यान रखिएगा। तीसरे स्थान पर आपका आता है दिल्ली, जिसका विकास दर है 9.2%, ठीक है। तो बिहार का याद रखिए 10.64%, देश का 7.2%, असम आपका दूसरे स्थान पर आता है 10.2% और थर्ड पर दिल्ली आता है 9.2%। इस सभी डाटा को याद रखिए, ठीक है। फिर आपका आता है कि बिहार सरकार जो 7 निश्चय योजना है, 7 निश्चय योजना 2 जो है, उसके तहत 540 करोड़ रुपये आवंटित किया है। ये भी इम्पोर्टेंट है, आपको बता रहे हैं 7 निश्चय योजना 2 के तहत 2.0 के तहत 5040 करोड़ रुपये आवंटित किया है। ये डाटा आप याद रखिएगा। अब हम चलिए देख लेते हैं कि जो 7 निश्चय योजना 2.0 है, यानी 2 है, उसमें कौन क्या क्या शामिल है, ठीक है। क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न बना है, यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है, ये आपका 68वें बीपीएससी में पूछा है, ठीक है, उससे पहले भी पूछा है। तो ध्यान रखिएगा कि 7 निश्चय योजना 2.0 में क्या क्या शामिल है। तो युवा शक्ति बिहार की प्रगति पहला, दूसरा आपका है सशक्त महिला सक्षम महिला, तीसरा है स्वच्छ गांव समृद्ध गांव, चौथा है सुलभ संपर्कता, पांचवा है सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा, छठा है स्वच्छ शहर विकसित शहर और सातवां है हर खेत तक सिंचाई का पानी। आपका क्वेश्चन यहीं से बनता है, क्वेश्चन का देगा कि निम्न से कौन 7 निश्चय 2.0 में शामिल नहीं है। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि कौन सा शामिल है, इसीलिए आपका ये इंपॉर्टेंट है, इसे आप ध्यान रखिएगा कि 7 निश्चय योजना 2.0 में क्या क्या शामिल है, ठीक है। तो क्या है, युवा शक्ति बिहार की प्रगति, सशक्त महिला सक्षम महिला, स्वच्छ गांव समृद्ध गांव, सुलभ संपर्कता, सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा और स्वच्छ शहर विकसित शहर और हर खेत तक सिंचाई का पानी। इसे आप जरूर याद रखिएगा। फिर आपका है कुछ आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देख लीजिए। मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना के तहत 250 करोड़ आवंटित किया गया है, ये भी ध्यान रखिए। फिर आपका है कि वैशाली के विदुपुर में पान विकास के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना होगी। अब देखिए क्वेश्चन कैसे बनता है, आपके क्वेश्चन बनेंगे एग्जाम में कि यानी बिहार बजट 2024-25 के अनुसार बिहार के किस जिला में पान के विकास के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी। तो आपको याद रखना चाहिए कहाँ पर, वैशाली में स्थापना की जाएगी, इसलिए आपका यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप याद रखिएगा। फिर आपका अगला पॉइंट है कि 18 अक्टूबर 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा पटना के बापू सभागार में बिहार के चौथे कृषि रोड मैप को शुभारंभ किया है। इससे भी ध्यान रखिएगा कि चौथे कृषि रोड मैप को किसने शुभारंभ किया, तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया है। और कब किया है, तो 18 अक्टूबर 2023 को किया है। और इसका समयकाल क्या है, इसका समयकाल है 2023 से 2028 तक इसका कार्य रहेगा, यानी 2023 से 2028 तक चौथे कृषि रोड मैप का यानी कार्यकाल रहेगा, ठीक है, इसे भी ध्यान रखिएगा। और फिर आपको ध्यान रखिए कि पहला कृषि रोड मैप कब लॉन्च हुआ था, ये आपका हुआ था 2008 में। तो उस समय किसने किया था, तो उस समय के तत्कालिक राष्ट्रपति थे प्रणब मुखर्जी, तो प्रणब मुखर्जी ने इसे लॉन्च किया था, इसे आप ध्यान रखिएगा। फिर हम देखते हैं कि चौथे कृषि रोड मैप का लक्ष्य क्या है, ये आपका इंपॉर्टेंट बन जाता है कि इसका लक्ष्य क्या है। इसका लक्ष्य है कि कृषि में लगे किसान के आय को बढ़ाना। दूसरा आपका है कि तिलहन और दलहन के उत्पादन बढ़ाना, ये इंपॉर्टेंट है, इससे ध्यान रखिएगा कि चौथा कृषि रोड मैप का लक्ष्य है कि तिलहन और दलहन के फसलों के उत्पादन को बढ़ाना।
फिर आपका है कि किसानों को फसल के उचित मूल्य दिलाना, फिर है गुणवत्ता युक्त बीज का उत्पादन करना, फिर है कृषि को आयोग से जोड़ना, फिर आपका है मत्स्य दूध के क्षेत्र में उत्पादन को बढ़ाना। तो ये है इसका मुख्य लक्ष्य, इसे ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बन सकता है। फिर आपका लास्ट पॉइंट है कि भागलपुर के सबौर में सेकेंडरी एग्रीकल्चर कॉलेज खुलेगा, यानी भागलपुर के सबौर में दूसरा एग्रीकल्चर कॉलेज खुलेगा, इसे भी ध्यान रखिएगा, यहाँ से भी आपका प्रश्न बन सकते हैं। ये था आपका बिहार बजट से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट। और देखिए इससे संबंधित आपका जो इम्पोर्टेंट प्रश्न बनेंगे इसे आपको हम कल की क्लास में करवा देंगे। आज कुछ कारणों से यानी आपका इसका PDF क्वेश्चन नहीं बन पाया है आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, तो आपको कल इसका क्लास करवा देंगे। जो आपका बिहार बजट 2024-25 से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा इसे हम करवा देंगे। पहले आप इसको फैक्ट को एक बार याद कर लीजिए, ठीक है, उसके बाद हम क्वेश्चन के साथ कल मिलते हैं। और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।